हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। और लास्ट वीडियो में तुम सभी ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो और मैं भी जल्दी से जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीबू के अटैक से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यूसिन भी ये अटैक डॉज करते हुए पीछे आ जाता है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि यूसिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सीबू तुम्हारी चीप ट्रिक्स अब काफी हो गई है। तो सीबू कह रहा होता है, हाँ मैं एग्री हूँ कि ये चीप है, लेकिन तुम ही हो जो फाइट करना चाहते थे और ये एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि मैं खुद को डीमन से बचा सकता हूँ। ऐसी फाइट्स के लिए मुझे कनिंग होना होगा। यहाँ पर मेरी लाइफ दांव पर लगी है, इसलिए मैं अच्छा खेलना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। फिर ये सुनकर यूसिन हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ से कोई कमबैक नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। इसके बाद वो कह रहा होता है, अगर तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं आया तो ये एडमिट करना कि तुम गलत थे, यही लास्ट ऑप्शन है। और हाँ, ये तुम्हारी भूल नहीं है कि तुम मुझे उसी तरह पीट रहे हो जैसा कि तुमने उम्मीद की थी। फिर ये सब सुनकर यूसिन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम इस तरह खेलना चाहते हो, चलो अब मैं खुद को भी नहीं रोकूंगा। तो ये सुनकर सीबू कह रहा होता है, वो इसे सुनकर मैं तो काफी ज्यादा डर गया। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सीबू यूसिन के ऊपर अटैक कर देता है, तो यूसिन भी ये अटैक डॉज कर लेता है। फिर सीबू काफी देर से नीचे आते हुए दोबारा से यूसिन के ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन ने ये अटैक डॉज कर लिया होता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं अपनी स्पीड से बढ़ रहा हूँ लेकिन उसके अटैक को डॉज करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। सीबू काफी देर से मेरी स्पीड और मूवमेंट को समझ रहा है, उसकी स्पीड तो सच में इनक्रेडिबल है। और यूसिन के इतना कह दे सीबू उस पर एक और बार अटैक कर देता है, तो यूसिन भी ये अटैक डॉज कर ही रहा होता है। और इसके साथ हमें वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है, तो ये देखकर सीबू भी काफी घबराते हुए कह रहा होता है, यूसिन क्या तुम ठीक हो? साथ ही सीबू मन ही मन कह रहा होता है, मैंने लास्ट मूवमेंट में अपनी डायरेक्शन बदल दी, इसलिए लास्ट अटैक के कंपेयर में वीक होना चाहिए। इसके बाद जब सब कुछ क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि यूसिन ने सीबू के क्लब को पकड़ लिया होता है। साथ ही वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सीबू के ऊपर अटैक कर देता है और सीबू ये देखने के बाद जंप करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन काफी देर से सीबू की तरफ जा रहा होता है, तो सीबू यूसिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूसिन भी काफी इजीली जंप करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, करेंटली यूसिन के पास सेमेनिक टूल नहीं थे और अपनी सेमेनिक एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए इसका डिसएडवांटेज कुछ इस तरह है, ये कि वो अपने ज्यादातर स्पेल का यूज नहीं कर सकता है और भले ही कोई स्पेल जिसका वो यूज कर सके तो भी इस पावर को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन और सीबू एक दूसरे के सामने होते हैं और यूसिन अपनी एनर्जी को गॉड की पावर के साथ कंबाइन करके एक वेपन क्रिएट कर लेता है जिसे स्प्लिट स्वॉर्ड कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू यूसिन के ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही यूसिन भी सीबू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूसिन का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो सीबू के वेपन को ही काट देता है और ये देखकर सीबू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू यूसिन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी यूसिन भी सीबू पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन लास्ट मूवमेंट में हम देखते हैं कि इसकी स्वॉर्ड डिसअपीयर होने लगती है और तभी सीबू यूसिन को पंच मारकर दूर गिरा देता है। फिर सीबू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर तुमने अपने आप को क्यों रोक दिया? अगर तुम मुझे मारते भी तो मैं अपने आप को दोबारा ठीक कर लेता। तो यूसिन कह रहा होता है, मैंने खुद को नहीं रोका, ये सबसे अच्छा डीमन एंटी स्पेल था जो मैंने यूज किया। ये एक मिस्टिक डीमन को भी मार सकता था, जैसे कि इसने तुम्हारे क्लब को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इसने तुम्हें डीमन के रूप में नहीं ह्यूमन के रूप में रिकॉग्नाइज किया और इसलिए ये तुम्हें पियर्स नहीं कर पाया। यार ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पर हम यूसिन और सीबू को देखते हैं। साथ ही यूसिन सीबू से कह रहा होता है, मुझे इस तरह घूरना बंद करो और तुम्हें जो कहना है उसे जल्दी से कहो, ऐसे घूर कर तुम मुझे खाली परेशान कर रहे हो। तो सीबू कह रहा होता है, क्या तुम्हारी नोज में पेन हो रहा है? फिर यूसिन कह रहा होता, नहीं ऐसा नहीं है, खैर डीमन जितना तो नहीं, लेकिन मैं खुद काफी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरा हूँ, ये ब्रोकन बोन्स और स्क्रैच एक दिन में हील हो जाएंगे, प्लस पंच मारने से पहले तुमने अपनी पावर कम कर दी थी। जब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि मेरा अटैक काम नहीं कर रहा है तो तुमने जितना हो सके खुद को रोकने की कोशिश की थी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो सच में मेरी नाक टूट गई होती। सीबू, आज तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, तुम डीमन को हंट करो या ना करो, तुम जो चाहे कर सकते हो।
तो सीबू कह रहा होता है यूसिन मुझे समझने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर यूसिन कह रहा होता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, क्या ये वही डील है जो हमने की थी? खैर जो भी है तुम ये ले लो। तो वो आइटम देखते हुए सीबू कह रहा होता है ये तो लॉर्ड बॉटल जैसे दिख रहे हैं। फिर यूसिन कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंज्यूम करता है, तुम इसे एक बम की तरह यूज कर सकते हो। तुम्हें इसे होल्ड करना है और कहना है हीड माई कमांड स्वाहा, ऐसा कहकर तुम इसे यूज कर पाओगे, या अगर ज्यादा ही अर्जेंट हो तो तुम्हें बस इसे ग्राउंड पर फेंक देना है, फिर इसके अंदर का मैजिक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इमरजेंसी में ये तुम्हारे काफी काम आएगा, और अगर तुम एक से ज्यादा का यूज कर रहे हो तो तुम ये मेक श्योर करना कि ये एक साथ ना टूटे। तो सीबू वो बॉम्ब्स लेते हुए कह रहा होता है तुम्हारा थैंक यू, लेकिन तुमने मुझे उनमें से 3 दिए हैं क्योंकि तुम्हें यकीन है कि ये ठीक रहेगा। इसके अंदर तुम्हारी काफी एनर्जी होल्ड है, इसे बनाना इजी नहीं है। फिर ये सुनकर यूसिन कह रहा होता है रुको 1 मिनट, क्या ऐसी चीज तुमने पहले भी देखी है? तो सीबू कह रहा होता है नहीं, लेकिन मैं इसे फील कर सकता हूँ। हम जब फाइट कर रहे थे तब तुमने जो एनर्जी इमिटेट की थी मैं इन बोटल्स के अंदर उस चीज की एक काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फील कर सकता हूँ। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि सीबू ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही था। ये ट्रू कलर्स गॉड यूसिन की फैमिली द्वारा यूज किए जाने वाला एक अक्यूमुलेटेड सामान एनर्जी टूल है। गॉड की बोतल के चारों ओर स्पेशल ग्लेज पैटर्न बनाने के बाद एक सामान अपनी एनर्जी को जहां भी पॉसिबल हो वहां प्लेस कर देता था। इसके साथ वो इमरजेंसी सिचुएशन में स्टोर्ड एनर्जी को समन कर सकते हैं और अपनी फुल पोटेंसी से पूरे पावरफुल मैजिक को यूज कर सकते थे। साथ ही कोई भी पर्सन इसका यूज कर सकता है और इसके साथ कोई भी यूजर सैमनिक स्पेल को यूज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन मन ही मन कह रहा होता है ग्लेज का यूज एनर्जी को सील करने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी सीबू ने उसके अंदर शील्ड एनर्जी को फील कैसे कर लिया? और इतना सोचने के बाद यूसिन कह रहा होता है सीबू जरा 1 मिनट मुझे अपने हाथ दिखाना। तो सीबू अपने हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है क्या मेरा हाथ, लेकिन क्यों? इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है वो कहते हैं कि हम अपनी पाइन की लाइन रीड करके अपनी डेस्टिनी और नेचर को देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सुपरस्टिशियन बेसलेस है। हाँ, पर एक चीज है जो पाम रीडिंग से बताई जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन सीबू का हाथ पढ़ने के बाद कांपते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ये सच में प्योर टैलेंट है? और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, अदर वर्ड्स में एक सामान के रूप में एप्टीट्यूड यानी योग्यता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन सीबू को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है पाम रीडिंग 100% एक्यूरेट है, लेकिन उसने गॉड्स की एनर्जी को सेंस किया और हमारी लास्ट फाइट से मैं मोस्टली पॉजिटिव हूँ। अगर वो एक डिमन नहीं होता तो इसके बारे में मैं डैड से जरूर पूछता। अरे नहीं, मुझे उसकी परमिशन की जरूरत भी नहीं होगी। अपने पोटेंशियल के साथ उसे एक शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। शायद अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, वो ये छुपा नहीं पाएगा कि वो एक डीमन है, लेकिन देखा जाए तो वो अभी भी एक ह्यूमन है और उसकी विल, अरे नहीं, वो रूढ़िवादी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, शायद हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। एक गॉब्लिन जो सामान बनने के लिए इनफ टैलेंटेड है। ऑनेस्टली कहूँ तो अगर वो सीबू नहीं होता तो मैं भी उसके लिए काइंड नहीं होता। अरे यार, काश मुझे ये बात पहले पता होती। तो ऐसा लगता है कि उसके सामने एक डिफिकल्ट रास्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है तो क्या तुम सच में मेरा पाम पड़ गई ये बता सकते हो? फिर यूसिन कह रहा होता है शायद हाँ और शायद नहीं भी। वैसे सीबू तुम स्कूल वापस कब आ रहे हो? तो सीबू कह रहा होता है मुझे नहीं पता। खैर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे एक न्यू यूनिफॉर्म की जरूरत होगी। मेरे पास इस टाइम इस स्वेट शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है और मुझे तो ऐसे भी लग रहा है जैसे मेरे पैर श्रिंक हो गए हैं। ये सब रियल में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर यूसिन कह रहा होता है स्कूल में सब लोग तुम्हारा न्यू लुक देखकर क्रेजी हो जाएंगे और मैं तो ये देखने के लिए काफी ज्यादा वंडर हूँ कि कितने लोग ये पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो। तो सीबू गुस्से में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, जबकि ये सब सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है। फिर यूसिन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर ब्रो, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और साथ ही मुझे भूख भी लग रही है। तो सीबू कह रहा होता है चलो आगे कुछ खाते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। फिर यूसिन कह रहा होता है ऐसा क्यों, चलो हम तुम्हारी प्लेस पर ही चलते हैं। लास्ट टाइम तुमने बेकन के साथ जो क्रिम्सी फ्राइड राइस बनाए थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सीबू कह रहा होता है इसके लिए माफ करना, लेकिन मेरे वहाँ एक गेस्ट रुका है और शायद वो अभी भी सोई होगी। फिर यूसिन कह रहा होता है क्या एक गेस्ट? तो सीबू कह रहा होता है हाँ, और मुझे लंच के बाद कहीं जाना भी है।
फिर यूसिन कह रहा होता है, हाँ मेरे साथ अंडों के छिलकों पर चलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम डीमंस के साथ जो कुछ भी करोगे मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। चलो ठीक है, अब हम बाद में मिलते हैं। और इतना कहने के बाद यूसिन वहाँ से जा रहा होता है। फिर सडनली पीछे मुड़ते हुए सीबू से कह रहा होता है, सीबू कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई क्राइम किया है इसलिए तुम अपना सर नीचे झुका रहे हो। सीबू तुम जिससे भी मिलते हो तुम्हें उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीबू को एक गली में देखते हैं। साथ ही वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है, ये एक ओल्ड नेबरहुड जैसा दिखता है। वैसे यहाँ पर ज्यादातर घर खाली जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं सही प्लेस पर आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू एक डोर के सामने खड़ा होता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, योंग होई हाउस, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डोर ओपन होता है और अंदर से एक लड़का बाहर आता है। तो उस लड़के को देखकर सीबू मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? ये तो रियल में काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और तभी अंदर से एक लेडी आती है और सीबू से कह रही होती है, अरे क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो? तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मेरा नाम होंगरी योन है और मैं यांगरी हुई की वाइस हूँ। तो सीबू कह रहा होता है, हेलो मेरा नाम सीबू चोई है। जज मैंगटे ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। फिर ये सुनकर योन काफी खुश होते हुए कह रही होती है, अच्छा तो तुम सीबू हो? हाँ मुझे पहले ही मैसेज रिसीव हो गया है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये सिर्फ सिंपल डार्कनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लैक क्लाउड छा गया हो। और इतना कहने के बाद सीबू जैसे अंदर पहुंचता है तो वो अंदर की प्लेस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन और सीबू वहाँ अंदर बैठ गए होते हैं। साथ ही योन कह रही होती है, प्लीज एक सिप ले लो। तो सीबू थैंक यू कहता है और एक सिप ले लेता है। फिर आगे कह रहा होता है, हम सोल में नहीं है ना? ये ओपन स्पेस विंड सच में काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील करवा रहा है। तो योन कह रही होती है, तुम सही कह रहे हो। योंग होई हाउस ह्यूमन वर्ल्ड से एक डिफरेंट प्लेस पर है। ये प्लेस काफी सेंचुरी से ये प्लेस ह्यूमन और पोल्यूशन से अनइफेक्टेड रही है, इसलिए यहाँ पर पहले जैसी सेम क्लीन एयर और एनर्जी बरकरार है। और अगर तुम पूछो कि इस प्लेस का यूज क्यों किया जाता है तो हम एक स्टोर है जो काफी सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो डीमन लोग के रेसिडेंट्स को जो उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए अलाउ कराती है। फिर ये सुनकर सीबू मन ही मन कह रहा होता है, क्या एक डीमन स्टोर? लेकिन मैंगटे ने तो कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू स्टोरेज स्क्रोल से बॉक्स निकाल कर योन को दिखाते हुए कह रहा होता है, मुझे ये चीजें रिसीव हुई हैं। मैंने सुना है कि ये डीमन करेंसी है, तो क्या मैं इसे यहाँ यूज कर सकता हूँ? तो डीमन करेंसी देखकर योन काफी खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो डीमन कॉइन्स है, ऑफ कोर्स तुम यूज कर सकते हो। हम परचेस और एक्सचेंज दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। फिर ये सुनकर सीबू कह रहा होता है, क्या एक्सचेंज? तो योन कह रही होती, हाँ, जबकि ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करते हैं और मनी अर्न करते हैं। ज्यादातर लोग डीमन कॉइन को मनी के रूप में एक्सचेंज करते हैं, जिसका यूज ह्यूमन वर्ल्ड में किया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि 1 डीमन कॉइन इस कंट्री के 3 मिलियन वॉन के इक्वल होता है और ऑफ कोर्स इसमें कमीशन भी इंक्लूड है। फिर ये सुनकर सीबू काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कैलकुलेट करने लगता है, अगर 1 कॉइन 3 मिलियन वॉन है तो 40 कॉइन कितने होंगे। और इसके साथ हमें बताया जा रहा होता है कि 70 ईयर ओल्ड सीबू ने सबसे ज्यादा पैसा अर्न किया है, उसके नाम पर 720,000 वॉन है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन आगे कह रही होती है, मैं तुम्हें कुछ आइटम्स दिखाती हूँ जो तुम यहाँ पर परचेज कर सकते हो। चलो तुम उसे डीमन पिल्स दिखाओ। तो वहाँ पे खड़ा हुआ एक पर्सन बॉक्स ओपन करके सीबू को डीमन पिल्स दिखाता है। साथ ही योन कह रही होती है, डीमन पिल्स हैं, हमारे कस्टमर सबसे ज्यादा यही चीज परचेज करते हैं। ये डीमन एनर्जी रिकवरी को एक्सेलरेट कर देती है। और जैसे कि तुम जानते होगे कि ह्यूमन वर्ल्ड के नेचर में शायद ही कोई डीमन एनर्जी पाई जाती है और जब तुम डीमन लोक में होते हो तब वहाँ भी तुम्हें रिकवर होने में टाइम लगता है। इसलिए हमने डीमन लोक से ली गई वेरियस हर्ब्स और मेडिसिन रखे हैं। साथ ही यांग हुई फैमिली में पास डाउन एक मेथड से एक गोली लेने से तुम अपार डीमन एनर्जी गेन कर सकते हो, यहाँ तक कि ऐसे एटमॉस्फेयर में भी जहाँ कुछ भी नहीं है। फिर ये सुनकर सीबू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैं इसे ले लूंगा, तुम्हारा थैंक यू, मुझे इसकी सच में काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसमें जो बोटल्स हैं उनके कलर डिफरेंट है, तो क्या इसके इफेक्ट भी डिफरेंट होंगे? तो योन कह रही होती, हाँ, ये कलर पिल्स के रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, एक डीमन कॉइन के साथ 10 सिल्वर पिल्स, 3 गोल्डन पिल्स और 1 ब्लैक पिल परचेज कर सकते हैं। रैंक जितनी ज्यादा हायर होती है तुम्हारी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी।
अगर तुम तुरंत ठीक होना चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्लैक वन सजेस्ट करूंगी। फिर सीबो कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे एक ब्लैक वाला दे दो, वैसे क्या मैं इसे यहीं पर ले सकता हूँ? तो यॉन कह रही होती बिल्कुल, तुम इसे यहीं पर ले सकते हो, इसका इफेक्ट तुम्हें आज रात तक देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यॉन मन ही मन कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या लेते हो। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है जब बात डीमन एनर्जी की आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ओनर के डीमन क्रिस्टल और अब्सॉर्प्शन का साइज होता है। डीमन क्रिस्टल की एनर्जी का अमाउंट या साइज वैसे ही बढ़ता है जैसे कि कोई डीमन दूसरे डीमन को खाता है, बिल्कुल वैसे ही, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। हालांकि अब्जॉर्प्शन पोटेंशियल के केस में जिसके थ्रू लोग अपने आसपास की चीजों या फूड कंज्यूम से डीमन एनर्जी को गेन करते हैं, ये यूजुअली टैलेंट और ब्लड से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है और इसे ट्रेनिंग या ग्रोथ के थ्रू इंक्रीज करना डिफिकल्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन मन ही मन कह रही होती है एक ब्लैक पिल को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में स्ट्रॉन्ग डीमन को भी कई आवर लग जाते हैं, और ये तो बस एक हाफ डीमन है, ये तो कई दिनों में इसका हाफ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि इसका एक छोटा पोर्शन भी डाइजेस्ट कर पाना आज रात तक तुम्हारे वीक छोटे डायमंड क्रिस्टल को फिल अप कर देगा। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है जैसे कि यॉन ने गेस किया करंट सीबो के लिए ये ब्लैक पिल काफी ज्यादा है, एक पिल सीबो के क्रिस्टल को 4 गुना भर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी तेज रोशनी चमकती है और डीमन एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये देखकर यॉन काफी ज्यादा घबराती हुई मन ही मन कह रही होती है ये इम्पॉसिबल है, उसने तो अभी 1 सेकंड पहले पिल खाई थी, लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो अपनी क्रिस्टल की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा अमाउंट को ऑब्जर्व कर सकता है? इसके बाद हम सीबो को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं जानता था, ऐसा तब होता है जब एक नूब ज्यादा अमाउंट में पोर्शन ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और हम यांग हुई हाउस एनेक्स को देखते हैं। साथ ही हम एनेक्स के अंदर यांग हुई हाउस के एसोसिएट डोंग यू को देखते हैं जो यंग मास्टर को एक ड्रिंक देते हुए कह रहा होता है तो सर आपको ये कैसा लगा? जब हमने सुना कि तुम आ रहे हो तो हमने स्पेशली 6 फ्लावर वाली वाइन प्रिपेयर करी। इसे सूजू रिवर के किनारे उगाने वाले 6 डिफरेंट फ्लावर का यूज करके बनाया गया है। तो यंग मास्टर कह रहा होता ये बुरा नहीं है, प्रॉब्लम तो यह है कि एक मैन इस तरह का ड्रिंक पी रहा है। वैसे डोंग आखिर यॉन कहाँ है? उसने कहा था कि वो एक गेस्ट को ग्रीट करने के बाद वापस आ जाएगी, क्या इस चीज को मुझे डिसरिस्पेक्ट मान लेना चाहिए? फिर ये सुनकर डोंग घबराते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज तुम ऐसा मत कहो, मुझे यकीन है कि किसी चीज ने उसे रोका होगा। वो एक स्पेशल गेस्ट को अटेंड कर रही है जिसे इंट्रोड्यूस जज मैंगटे ने करवाया है। तो ये सुनकर यंग मास्टर कह रहा होता है क्या? किसने क्या करवाया है? फिर डोंग कह रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो हाफ गॉब्लिन है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है अच्छा वो बच्चा, वैसे मैं मैंगटे को समझ नहीं पाया, अगर ब्लड लाइन मर चुकी है तो आखिर वो उसे छोड़ क्यों नहीं सकता है? आखिर मैंगटे उस मट को फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करवाना क्यों चाहता है? खैर कैंडिडेट होना तो भूल ही जाओ, मैं तो उसे डीमन कहने से भी इनकार करता हूँ। फिर ये सब सुनकर डोंग सडनली एकदम से शांत हो जाता है और डोंग को देखकर यंग मास्टर कह रहा होता है आखिर तुम सडनली शांत क्यों हो गए हो? क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक डालते हुए बोर हो गए हो, या क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरे वर्ड ऑफेंसिव लगे? और इतना कहने के बाद यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है मैंने अपनी सिस्टर से कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनी है, तुम अपनी 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन एंड में यांग हुई हाउस कुछ भी नहीं है बल्कि निकम्मे हाफ ब्लड ग्रुप के, ना तो ह्यूमंस ना ही डीमन। तुम अपने आप को ह्यूमन के रूप में डिफाइन नहीं करते हो, लेकिन तुम डीमन लोक में भी प्रॉपरली एक्सेप्ट किए नहीं जाते हो, और ये प्लीज तुम्हारी एबिलिटी को प्रूव करने की तुम्हारे पैथेटिक एफर्ट का रिजल्ट है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सर्वाइवल स्ट्रेटजी देता हूँ, लेकिन तुम चाहे जो भी करो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम एक डीमन कहलाओगे। क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो? तो डोंग कह रहा होता है हम जैसे लोबिंग नहीं जानते कि लाइफ हमें कहाँ ले जाएगी। यंग मास्टर आपका गिलास खाली हो गया है, क्या मैं एक और गिलास भर दूं? फिर यंग मास्टर कह रहा होता है मैं देख रहा हूँ कि तुम कंप्लीट एक मर्चेंट हो, अगर तुम इस तरह जवाब दोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो डोंग कह रहा होता है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। फिर यंग मास्टर कह रहा होता है सो अब मैं कब जा सकता हूँ?
तो डोंग कह रहा होता है आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। हमने तुम्हारे सभी डीमन कॉइन एक्सचेंज कर दिए हैं और हमने तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारी आइडेंटिटी और रेसिडेंट प्रिपेयर कर लिया है। साथ ही हमने सारे टर्म्स भी फुलफिल्ड कर दिए हैं। हमने सबसे अच्छी प्लेस ढूंढी है जहाँ पर ह्यूमन के साथ पॉसिबली कांटेक्ट काफी ज्यादा कम होगा। फिर यंग मास्टर कह रहा होता है ये सच में काफी जल्दी था। तो डोंग कह रहा होता है तुम ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हो, चाहे हमें कितना भी खर्चा क्यों ना हो, इसलिए हम तुम्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर यंग मास्टर कह रहा होता है ये सब मैं तुम लोग के लिए कर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इस चीज से नाराज हूँ कि कुछ फॉरेन कीड़े हमारे इलाके में पनप रहे हैं और मैं बस खड़े होकर ये सब नहीं देख सकता हूँ। और इसके साथ यंग मास्टर मन ही मन कह रहा होता है इसके अलावा ये मेरे लिए साइन करने की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मेरे डैड एक्सेप्ट करेंगे कि मैं फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना डिजर्व करता हूँ और ये भी कि मैं अपने ब्रदर और सिस्टर की तरह ही टैलेंटेड हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि मैं 1 सेंचुरी बाद पैदा हुआ हूँ। अगर मुझे कैंडिडेट के रूप में एक्नॉलेजमेंट मिल गई फिर मैं उनके लेवल तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट 6 मंथ ट्रेनिंग में बिताऊंगा। और इतना सोचने के बाद यंग मास्टर कह रहा होता है यॉन अभी तक नहीं आई है। तो डोंग कह रहा होता है मैं उसे जाकर चेक करता हूँ। फिर यंग मास्टर कह रहा होता है नहीं, वो मेरे लिए ड्रिंक सर्व करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन वर्ल्ड में मेरे टाइम के दौरान वो मेरे अंडर काम करे। वैसे तुम कोई गलतफहमी मत पालना, हाँ वो ब्यूटीफुल हो सकती है लेकिन मैं हाफ ब्लड के साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर वेकेशन पर नहीं हूँ लेकिन इन फॉरेन डीमन को हंट करने के लिए मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ। तो ये सुनकर डोंग घबराते हुए कह रहा होता है लेकिन यंग मास्टर हम तो फिर डोंग के इतना कह दी यंग मास्टर कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम मर्चेंट हो, इसलिए एक प्रीशियस कस्टमर की डिमांड को रिफ्यूज करने से बेहतर कुछ पता होना नहीं चाहिए। तुम मुझे ये बात 2 बार कहने के लिए फोर्स मत करो। तो यंग मास्टर के इतना कहने के बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और हमें यांग हुई हाउस में सीबू का एनर्जी एक्सप्लोजन दिखाई देता है। और ये एनर्जी एक्सप्लोजन देखकर डोंग और यंग मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही यंग मास्टर कह रहा होता है आखिर वो क्या था। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है एनर्जी बिल्कुल पानी के सिमिलर है जो हेवन अर्थ और सभी चीजों में फ्लो होती है और लाइफ ये तो एक पेडल है जहाँ पानी आता है और इसे चलाया जाता है। इसके काफी वेरियस होते हैं कि पानी में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है या कैसे किया जाता है, लेकिन एक ही फंडामेंटल लॉ सभी स्पीसीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो डीमन हो या ह्यूमन। जब तक एक बाउल का शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन तुम इसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी भर नहीं सकते हो। ये एकदम ऑब्वियस ट्रू है, इसके लिए किसी के रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीबू यॉन से कह रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो, इसके लिए सॉरी कि तुम भी ब्लास्ट में फंस गई, लेकिन ये पिल सच में इनक्रेडिबल है, जितना तुमने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा। मुझे सच में अब काफी बढ़िया फील हो रहा है। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमें आगे बताया जा रहा होता है लेकिन क्यों, क्या ये ऑब्वियस लॉ है, क्या ये लॉ करंट सीबू पर अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू यॉन से कह रहा होता है वैसे तुमने ये नहीं बताया कि कमीशन क्या है। और सीबू को इतना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर यंग मास्टर आते हुए कह रहा होता है तुम सच में कितने बदतमीज हो, क्या तुम अपनी एनर्जी को स्कैटरिंग करके दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ सिखाने की जरूरत है। तो ये सुनकर यॉन घबराते हुए कह रही होती है यंग मास्टर इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, मेरे गेस्ट का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे जो भी पनिशमेंट दी जाएगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर यंग मास्टर कह रहा होता है तुम चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा और मैंने श्योरली ये नहीं कहा कि तुम बोल सकती हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो। ब्लास्ट के साथ जो डीमन एनर्जी मुझे फील हुई है वो इस कीड़े की थी और वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है और अभी भी अपनी गंदी एनर्जी को कीचड़ की तरह बढ़ा रहा है। क्या तुम सच में ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारा बेतुका एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लूंगा और इस घिनौनी गंदगी को भी इग्नोर कर दूंगा। तो ये सुनकर सीबू कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने में यूज्ड टू नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी वजह से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुई है मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। हाँ लेकिन मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हाँ तुम किसी पर्सन से ऐसे बात कैसे कर सकते हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो। फिर ये सुनकर यंग मास्टर गुस्से में कह रहा होता है क्या तुमने अभी क्या कहा। तो सीबू सडनली हंसते हुए कह रहा होता है मेरी वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ उसके लिए मैं पर्सनली माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम सच में एक इडियट हो जो किसी को कीड़ा कह रहा है। फिर ये सुनकर यंग मास्टर काफी गुस्से में अपनी पावर यूज करते हुए सीबू को नीचे फेंक देता है। साथ ही यॉन से कह रहा होता है यॉन मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये फाइट नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। मैं इस कीड़े को कुछ मैनर्स सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू दोबारा खड़ा हो गया होता है और ये देखकर यंग मास्टर दोबारा सीबू के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये सब देखकर यंग कहरी होती है, यंग मास्टर प्लीज, रीजन चाहे जो भी हो, योंग हुई हाउस में वायलेशन बैन है। हम तुम्हारी फैमिली की ग्रेटनेस और स्टैचर से अच्छी तरह अवेयर हैं। तो यॉन के इतना कहते यंग मास्टर यॉन के ऊपर भी अटैक कर देता है और यंग मास्टर का एक अटैक यॉन के मेन पॉइंट पर टच हो जाता है। तो ये देखने के बाद यंग मास्टर घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, बीच में नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन पेन से काबरी होती है और यॉन को देखते हुए यंग मास्टर कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि तुम बाकियों से डिफरेंट होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी बाकियों की तरह ही हाफ डीमन हो। तो ये सब सुनने के बाद यॉन मन ही मन कह रही होती है, आखिर अभी वो क्या था, मुझे कोई भी डीमन एनर्जी फील नहीं हुई, बस कुछ तो इनविजिबल एयर से अपीयर हुआ। अच्छा, तो शायद ये डिवाइन क्रीचर हेटी क्लैन का इनहेरेंट मैजिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर कह रहा होता है, अरे हाफ ब्लड, अगर तुम में थोड़ी भी सेंस बची है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें वो मैनर्स सिखाऊंगा जो मैंगटे तुम्हें सिखाने में फेल रहे हैं। तो सीबू कह रहा होता है, खैर तुम मैनर्स की बात करते हो, लेकिन फिर भी तुमने बिना किसी वार्निंग के मुझ पर अटैक कर दिया, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हें खुद एक लेसन सीखने की जरूरत है। चलो अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। फिर ये सुनकर यंग मास्टर कह रहा होता है, ठीक है, अगर तुम डेथ चाहते हो तो मैं तुम्हें वही दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू आगे आकर काफी सारे पंचेस मारता है और ये देखकर योंग और यंग मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही यंग मास्टर कह रहा होता है, क्या ये पानी था, आखिर तुम मुझ पर क्या सूट कर रहे हो। तो सीबू कह रहा होता है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे काम करता है, लेकिन आफ्टर ऑल ये डीमन मैजिक है। मैं फर्स्ट स्पीड से ही वाटर की स्मॉल ड्रॉप फेंक सकता हूँ। तुमने मुझ पर ग्राउंड पर ग्रेविटी से अटैक किया, हालांकि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी कार ने मुझे टक्कर मार दी हो। ये काफी हल्का था, लेकिन मैं इसे स्मेल कर सका और जब मुझे ये बात रियलाइज हुई तो मैंने तुम्हारे दूसरे अटैक में भी यही सेम चीज देखी। एयर में वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप अपीयर हुई। तुम अपने आसपास मौजूद किसी भी टाइप के वाटर का यूज कर सकते हो, जैसे पत्तों पर पड़ी ओस या हवा में मौजूद नमी को, और मैं उन ब्लो से ये बता सकता हूँ जो मैंने झेले हैं। टारगेट जितना ज्यादा दूर होगा अटैक उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ, ये कोई काफी प्लेजेंट मेमोरी नहीं है, लेकिन तुम मुझे उस पर्सन की याद दिलाते हो जिससे कल मेरी फाइट हुई थी, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो तो तुम एक छोटे पर्सन हो। तो ये सुनकर यंग मास्टर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आगे तुम्हारा इससे क्या मतलब है। फिर सीबू नो ऑफेंस कहकर इधर उधर जाते हुए यंग मास्टर की ओर आ रहा होता है। तो ये सुनकर यंग मास्टर काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम हाफ ब्लड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू जैसे यंग मास्टर के काफी क्लोज आता है तो ये देखकर यंग मास्टर मन ही मन कह रहा होता है वो अपने राइट हैंड से अटैक करेगा। डीमन एनर्जी पर उसका कंट्रोल ऑब्वियस और पैथेटिक है। वो नहीं जानता है कि उसकी डीमन एनर्जी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में अटैक करेगा और उसे हर्ट करने के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब देखना, इग्नोरेंस तुम्हारी डेथ का रीजन बनेगी। और इतना सोचने बाद यंग मास्टर सीबू को जैसे पंच मारता है तो सीबू यंग मास्टर का पंच डॉज करते हुए उसे एक काफी जोरदार पंच मार देता है। साथ ही कह रहा होता है, तो ये ऑब्वियस है। तो ये देखकर यॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर पेन से कांप रहा होता है और ये देखकर सीबू कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम छोटे पर्सन हो। तो ये देखकर यॉन कह रही होती है, ये तो सच में इम्प्रेसिव है। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है यॉन एक से ज्यादा रीजन की वजह से शॉक में थी। सीबू को एक ऐसे एनिमी को फेस करना पड़ा जिसे वो आज से पहले कभी भी नहीं मिला था और उसके पास डीमन एनर्जी थी जिसका उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने उसे सही समझा और यंग मास्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना ही नहीं, वो जानता था कि उसकी डीमन एनर्जी को पढ़ा जा सकता है, इसलिए उसने सडनली एनर्जी के एक्सप्लोजन से अपने एनर्जी के डायरेक्शन को हाइड कर लिया। फिर उसने अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ फोकस करा और इसी के साथ सीबू को एक ओपनिंग मिली और उसने इसका एडवांटेज काफी अच्छी तरह लिया। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग डीमन के लिए बेसिक बातें हैं। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो सीबू को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, ये सिर्फ 4 दिन पहले की बात है जब गॉब्लिन का वंशज अपीयर हुआ था। मैंने सुना था कि वो पहले बस एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन वर्ल्ड में बस यही हुआ कि एक 4 दिन के डीमन ने इतनी पावर गेन कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू कह रहा होता है, क्या बस इतना ही। खैर मुझे रियल में परवाह नहीं है, लेकिन इससे पहले कि तुम व्हाइट फ्लैग शो करो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से माफी मांगनी चाहिए। और इतना कहने के बाद सीबू यॉन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है,
एटलीस्ट उसके लिए ब्लास्ट तो मैंने ही किया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ फाइट रोकने की कोशिश कर रही थी, इसलिए चाहे तुम किसी भी तरह देखो तुम ही गलत हो। तो अब तुम अपनी नीज पर बैठो और उससे माफी मांगो। तो इतना कहने के बाद सीबो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर वो क्या है। और सीबो के इतना कह दी हम देखते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा सीबो के हाथ में घुस जाता है और तभी यंग मास्टर भी सीबो पर अटैक करने के लिए आगे की ओर आ जाता है, लेकिन सीबो यंग मास्टर के इस अटैक को डॉज करता है। फिर यंग मास्टर को एक काफी जोरदार किक मार देता है और यंग मास्टर उड़ता हुआ काफी दूर छटक जाता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है हेटी क्लैन का इनहेरेंट मैजिक क्रिस्टल वाटर यूजर के आसपास के वाटर को कंट्रोल करता है। जैसा कि सीबो ने कहा था, इसका ट्रिगर ब्लैक टॉर्टस की आर्टिक फोर्स के सिमिलर था, लेकिन एक डिफरेंट एडवांटेज है। इसका पर्पस ये था कि इसका यूज और प्रिसाइजली किया जा सके, जैसा कि तुम मेटल ब्लेड की तरह कोई वेपन बना सकते हो, पानी के प्रेशर को मैक्सिमम तक बढ़ाकर। और ये एनिमी के सिस्टम में पानी के छोटे छोटे पार्टिकल भी घुसा सकता है वेन्स, नर्व्स और ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये एक लिविंग पॉइजन के रूप में काफी अच्छी तरह से काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबो सडनली अपने घुटनों में गिर जाता है, साथ ही उसकी आईज, नोज और माउथ से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। तो ये सब देखकर यंग मास्टर कह रहा होता है ये बात काफी स्ट्रेंज है कि एक डीमन की रिकवरी कैसे काम करती है। क्रूवल डीमन एनर्जी के साथ तुम कुछ ही टाइम में एक या दो ही कटे हुए पार्ट को ठीक कर सकते हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, खासकर पॉइजन और कंटेजन के लिए। हालांकि तुम इसे पहले जानते नहीं होगे या इसे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन मुझे ये तुम्हें सौंपना होगा। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन एक हाफ डीमन के रूप में तुमने काफी अच्छा काम किया। शायद ये उस अच्छे ब्लड की वजह से है जो तुम्हें विरासत में मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम ह्यूमन से ज्यादा डीमन हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कभी भी एक रियल डीमन के बराबर नहीं हो सकते हो। और इतना कहते हुए यंग मास्टर अटैक करने के लिए काफी सारा वाटर कलेक्ट कर लेता है। तो ये सुनकर सीबो कह रहा होता है मुझे डीमन होने या किसी और की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि तुम रियल में बेकार हो। फिर यंग मास्टर सीबो को देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या वो पहले ठीक हो गया है, लेकिन मैंने तो उसके इनर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इतना सोचने के बाद यंग मास्टर सीबो पर वाटर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है क्रिस्टल वाटर का एक हाई लेवल एप्लीकेशन स्किल ये हैवी अमाउंट में वाटर कंज्यूम और कंट्रोल करता है रिवर, सी, लेक और ग्राउंड वाटर जैसे सोर्सेज से। इसका रीजन ये है कि ये एक एप्लीकेशन स्किल है। ये यूजर का प्रेशर और कंप्रेशन है जो फिजिकल लॉ के परे है। इसका रियल वेट जितना दिखता है एक्चुअल में उससे 100 टाइम ज्यादा है और एडेड वेलोसिटी के साथ इसकी पावर फुल स्पीड पर एक जंबो ट्रक से ज्यादा है। सीबो ने आगे आने वाले डेंजर में फोकस करने के बजाय उसने उसी शेप की क्लब को लेने पर फोकस किया। सीबो ने अपनी लास्ट फाइट में सीखा था कि सही शेप में यूज करना क्लब की पावर को इंक्रीज कर देता है। और सरप्राइज की बात यह है कि बिगिनिंग में सिर्फ एक ही आंसर था, हालांकि उसकी पावर इतनी एक्यूरेट नहीं थी जैसा कि वो नकल कर रहा था। उसे तो बस इतना ही करना था कि उसे अपनी सारी शार्पनेस इसे देनी थी। और इसके ऊपर सीबो का डीमन क्रिस्टल डीमन एनर्जी से पूरी तरह भर गया था और इस वजह से ही वो यूजुअल से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबो क्लब की शार्पनेस से यंग मास्टर के वाटर अटैक को कट कर देता है। तो ये देखकर यंग मास्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सीबो पर अटैक करने की कोशिश करते हुए सडनली काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सीबो का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यंग मास्टर के पीछे की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसके साथ सडनली सीबो भी यंग मास्टर के सामने से गायब हो जाता है। तो ये देखकर यंग मास्टर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर अब वो कहाँ गया। फिर यंग मास्टर सडनली जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो तभी सीबो यंग मास्टर के पीछे आकर कह रहा होता है तुमने कहा था कि तुम इनफ डीमन एनर्जी से एक या दो पार्ट को ही ठीक कर सकते हो। और इतना कहने के बाद सीबो यंग मास्टर के दोनों हाथ काट देता है और ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबो कह रहा होता है मेरे पास पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है। वैसे क्या आर्म कटने पर तुम्हें पेन हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम एक रियल डीमन हो, तो तुम्हें पेन के लिए यूज्ड टू होना चाहिए। और इतना कहने के बाद सीबो यंग मास्टर को किक मार के दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि यंग मास्टर अपने हाथ कट जाने की वजह से कांप नहीं रहा था। हीटर डिवाइन क्रीचर का एक क्लैन था। ये एक ब्लेस्ड ब्लड लाइन है जो काउंटलेस न्यूमरस डीमन पर रूल करता है और ऐसे क्लैन के पार्ट के रूप में शादी छोटा होने की वजह से यंग मास्टर बचपन से ही बिगड़ा हुआ था और यही रीजन है कि उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबो यंग मास्टर से कह रहा होता है
क्या तुम्हें अभी भी माफी मांगने का मन नहीं कर रहा है? तो ये सुनकर यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सीबो कह रहा होता है, मुझसे नहीं, हालांकि मैं माफी डिजर्व करता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले यॉन से माफी मांगनी चाहिए। तो यंग मास्टर कह रहा होता है, क्या मैं उससे माफी मांगू? अरे बिल्कुल नहीं। फिर सीबो कह रहा होता है, झुककर उससे सच्चे दिल से माफी मांगो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है, नहीं मैं ऐसे लोगों से माफी मांग नहीं सकता हूँ। फिर ये सुनकर सीबो काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या मुझसे ये मत कहना कि तुमने अभी तक लेसन नहीं सीखा है। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही है तो मैं एक और राउंड के लिए तैयार हूँ। फिर ये सब सुनकर हम देखते हैं कि यॉन आगे आती है और यंग मास्टर यॉन से माफी मांग लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीबो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यॉन अभी अभी उठकर कह रही होती है, सीबो मैंने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे क्या तुम घर पर नहीं हो? आखिर वो अपने गेस्ट को छोड़कर कहाँ गया होगा? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें दोबारा यांग हुई हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पर हम यांग हुई हाउस के हेडमास्टर मूर योंग को देखते हैं, जो वहाँ की हालत देखते हुए कह रहा होता है, एक दशक में ये मेरा पहला मौका था, लेकिन सोचो कि मेरी एक छोटी सी अब्सेंस के दौरान तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो डोंग कह रहा होता है, सर इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर मैंने सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाला होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देर से की गई सेल्फ रिप्रोच हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे और यॉन के हैंडल करने लायक नहीं था। वैसे भी मैं जानता था कि हेटे फैमिली का सबसे यंगेस्ट पर्सन बेलगाम तोप जैसा है, लेकिन मुझे डिग्री की उम्मीद नहीं थी। वैसे डोंग अब यॉन कैसी है? तो डोंग कह रहा होता है, उसे कुछ इंजरीज आई है, लेकिन वो सीरियस नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो रियल में इस पॉइंट से डिसअपॉइंट है कि वही इस सब का रीजन है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि ब्लैक पिल लेना उसकी गलती हो, लेकिन वो ये बात कैसे जानती कि वो लड़का इतनी जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। फिर ये सुनकर मूरियन कह रहा होता है, ये रियल में उसकी जल्दी से निकलने की कैपेसिटी के वजह से है कि उसे अपनी गलती को रियलाइज करने का चांस नहीं मिला। और वैसे आखिर वो गेस्ट कहाँ है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीबो यांग हुई हाउस के अंदर होता है। साथ ही हमें बताया जा रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद सीबो मेंटली थोड़ा टूट गया था, और 4 दिन पहले जो हुआ था उसके अपोजिट इस बार उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल था। वैसे अगर वो ओवर ब्रीमिंग डीमन एनर्जी की वजह से बर्जर्क हो गया था तो भी उसके इमोशन और उसकी इच्छाएं पूरी तरह से उसी की थी। खैर ओवरफ्लो डीमन एनर्जी को यूज करने के बाद उसका क्रिस्टल स्टेबल हो गया और एक टाइम का वायलेंट इमोशन भी शांत हो गया था, और इसी के बाद उसे रियलिटी रियलाइज हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू अंदर लेटा होता है, साथ ही काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर ये क्या बदतमीजी है। और इतना कहने के बाद सीबू मन ही मन कह रहा होता है, फाइट एकदम जस्टिफाइड थी। हाँ, उसके बैड टेम्पर को भूल जाओ। उस पर्सन ने ऐसे वायलेंस का यूज किया जिससे रियल में किसी की जान भी ली जा सकती थी, और इसलिए मैंने उसके आर्म काट दिए ताकि वो अपने डीमन एनर्जी का यूज ना कर सके। और अब मुझे ये दोबारा करना पड़ा तो ये चीज मैं दोबारा जरूर करूंगा, लेकिन ये करने के बाद जो मुझे फील हुआ, क्या वो सच में प्लेजर था? मुझे रियल में उसके हाथ काटने में प्योर एक्सटेसी फील हुआ। क्या सच में ये एक टेम्पररी बात थी? लेकिन कुछ तो स्ट्रेंज जरूर था। तो सीबो के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यॉन आते हुए कह रही होती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर सीबो के हाँ कहने के बाद यॉन अंदर आ जाती है, और सीबो यॉन को देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? और वैसे तुम्हारी इंजरी अब कैसी है? तो यॉन कह रही होती, हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस स्मॉल कट्स थे। सीबो तुम्हारा थैंक यू। फिर सीबो कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें ब्लड की वॉमिटिंग हुई है, तुम्हें इसे लाइटली लेना नहीं चाहिए। तो ये सब सुनकर यॉन सडनली कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा माइंड सही नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ काफी बदतमीजी की। फिर सीबो कह रहा होता है, नहीं नहीं, यहाँ पर फॉल्ट उनका है जिन्होंने फाइट की, तुम्हारी जगह तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, साथ ही मैंने तो वो रूफ भी उड़ा दिया था। तो यॉन कह रही होती है, जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, मुझे तुम्हें फर्स्ट प्लेस पर ब्लैक डीमन पिल रिकमेंड करना नहीं चाहिए था। सिल्वर या गोल्डन पिल तुम्हारे डिजायर इफेक्ट के लिए इनफ थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें गोल्डन पिल रिकमेंड करी। फिर ये सुनकर सीबू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ब्लैक पिल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यॉन कह रही होती, जैसे कि तुम पहले से ही जानते हो, मैं एक हाफ डीमन हूँ, मेरे डैड ह्यूमन और मेरी मॉम डीमन थी। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, ह्यूमन और डीमंस के बीच हाफ ब्लड रिलेशन देखना रेयर नहीं है, ये चीज एंशिएंट टाइम से ही कॉमन रही है। 2 डिफरेंट रेसेस के बीच में चिल्ड्रन पैदा करना, ऐसे बच्चे को मॉम और डैड दोनों के गुण विरासत में मिलते हैं, या दूसरे वर्ड में इसका मीनिंग
वो ना तो ह्यूमन होते हैं और ना ही डीमन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन कह रही होती है मोस्टली हाफ डीमन जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ उनके पास एनर्जी क्रिस्टल है और वो डीमन एनर्जी फील कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने क्रिस्टल के अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं और ये जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मिजरेबल और पेनफुल है। हम भी अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं और हमें भी अपने चारों ओर एनर्जी फील करनी है, लेकिन हम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा नहीं सकते हैं। और भले ही हम डीमन पिल जैसी एलिक्सर ले लें, फिर भी इसका इफेक्ट हमारे ड्राई लिप को वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ही मुझे तुमसे जेलसी हो रही थी। हमारे जैसे हाफ डीमन के लिए तुम एक मिरेकल हो। तुम्हारे अंदर ह्यूमन ब्लड होने के बावजूद तुम एक डीमन के रूप में एक्सेप्शनल हो। जज मैंगटे के थ्रू एक्नॉलेज किए जाने के लिए तुम इनफ हो। वैसे मैं पैसों के लिए ब्लैक पिल रिकमेंड नहीं करती, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि एक ऐसा बीइंग है जिसके पास कुछ ऐसा था जिसकी मुझे इतनी ज्यादा नीड थी। और इसी जेलसी की वजह से मैंने तुम्हें धोखा देना और तुम्हारा मजाक उड़ाने का डिसीजन लिया। मैंने एक मर्चेंट के रूप में एक कस्टमर को धोखा दिया है और उसे इंसल्ट भी किया है, इसलिए तुम जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मुंह आते हुए कह रहा होता है तुम्हारा माफी मांगने का तरीका बिल्कुल गलत है। उससे पनिशमेंट मांगकर तुम अपना जजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर डाल रही हो जिससे तुम माफी मांग रही हो। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही यॉन कह रही होती है सर आप यहाँ पर। फिर मूर आगे कह रहा होता है आज जो भी हुआ प्लीज उसके लिए हमें माफ करना। मैं मूर यॉन यान हुई हाउस का हेडमास्टर हूँ। यॉन अब तुम जा सकती हो। अब यहाँ से मैं गेस्ट को अटेंड करता हूँ। तो यॉन घबराते हुए कह रही होती है लेकिन सर मैं वो। और यॉन कितना कहती सीबू कह रहा होता है तुमने जो किया उसके लिए तुमने माफी मांग ली है और मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करता हूँ और अब तुम्हें माइंड करने की जरूरत नहीं है और अननेसेसरी तुम्हारे यहाँ पर रुकना भी जरूरी नहीं है। हाँ पर एक चीज है कि हम मुझे उस ब्लैक पिल के लिए प्लीज रिफंड मिल सकता है। फिर ये सुनकर मूर हंसते हुए कह रहा होता है हाँ बिल्कुल हम इसका ध्यान रखेंगे। वैसे माफी ज्यादा एक एक्सक्यूज था, लेकिन इसे इतनी जेनरसली एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो सीबो कह रहा होता है खैर मुझे नहीं लगता है कि उसने कुछ ऐसा बहुत ही भयानक काम किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन वहाँ से चली गई होती है। साथ ही यंग मास्टर सीबो के साथ बैठते हुए उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मैं शॉर्टली ऑर्बिट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो सीबो कह रहा होता है क्या ऑर्बिट्रेशन? फिर मूर कह रहा होता है जिस पर्सन से तुमने फाइट की उसका नाम यू से ओम है और वो डिवाइन क्रीचर हेटी क्लैन का सबसे यंगेस्ट सन है। तो ये सुनकर सीबू मानी मन कह रहा होता है क्या हेटी क्लैन? खैर उसमें हेटे जैसा कुछ भी नहीं था जैसे कि मैंने इमेजिन किया था। हेटे फैमिली तो काफी ज्यादा ग्रेस और काइंड है, इसलिए मैं श्योर हूँ अगर उन्हें सिचुएशन का पता चलेगा तो वो जरूर समझ जाएंगे। हालांकि यंग मास्टर फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली डिलीवर नहीं करेगा, इसलिए उनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग होना नेचुरल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूर कह रहा होता है मुझे लगता है कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और सिचुएशन बिगड़ने से पहले एक दूसरे के सिचुएशन और रीजन समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए मैं ये मीटिंग करवाना चाहता हूँ। तो सीबो कह रहा होता है मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ये रिफ्यूज करना होगा और तुम्हें भी इसके बीच में आकर कुछ भी सेटल करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर मूर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है लेकिन सर कुछ ना करने से बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो सीबो कह रहा होता है अगर वो मेरे लिए आए तो मैं उन्हें पर्सनली बताऊंगा कि क्या हुआ। मैं उन्हें बताऊंगा कि इस यूसी ओम ने वायलेंस और बदतमीजी से जवाबी कार्रवाई की, जबकि एक सिंपल सी माफी ही इनफ थी और उसके बाद मैंने भी वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और हाँ तुम्हारे और यॉन के पास माफी मांगने का कोई रीजन नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो उसका रीजन वो बिगड़ा हुआ बच्चा था। अब तो मैं खुद ही उसका सामना करना चाहूंगा और जरूरत पड़ी तो उससे फाइट भी करूंगा। फिर मूर कह रहा होता है मैं तुम्हारी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हेटे फैमिली को लाइटली लेना नहीं चाहिए। सबसे पहले उसके सिबलिंग्स वो उन अनरूली हेटे से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं जिसे तुमने डिफीट किया था। तो सीबो कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं भी इससे कम की उम्मीद नहीं कर रहा था। वैसे मुझे डीमंस के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने एटलीस्ट 2 डीमन से फाइट की है जो उससे ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन अगर एंड में मुझे किंग बनना है तो मुझे उन सभी से फाइट करनी होगी और उन्हें हराना होगा। फिर मूर कह रहा होता है ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम हर दिन सुनते हैं और ना ही ये ऐसी बात है जिसे लाइटली कहा जाना चाहिए। वैसे अगर मैं एक बात ऑनेस्टली कहूँ तो
तो मुर्ग इतना कहते ही सीबू कह रहा होता है, शायद मैं मर सकता हूँ। हाँ, मुझे ये बात पता है और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। यूसी ओम ने लगभग बिना किसी बात के पूरे प्लेस को ब्लास्ट कर दिया था और अगर मैंने किंग वर्ड भी बोला होता तो कौन जानता है कि वो कैसा रिएक्ट करता। वैसे बस अगर मैं उन डीमंस के बारे में सोचूं जो 6 मंथ से ह्यूमन वर्ल्ड में भटक रहे हैं तो ये चीज मुझे धोखा दे रही है। फिर मूर के हरावते क्या तुम ये सब होने से रोकना चाहते हो? ये सब मुझे काफी बेतुका और बोल्ड स्टेटमेंट लग रहा है जो मुझे अभी सुनाई दे रहा है। तो सीबू हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा रिडिकुलस है। फिर मूर कह रहा होता है, नहीं सर, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं है। इनफैक्ट तुम तो मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट जगा रहे हो। और इसके साथ मूर मन ही मन कह रहा होता है, मैं तो सोच रहा था कि ये एक अनफॉर्चुनेट बॉय है जो अनडिजर्व प्रॉब्लम में पड़ गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। लास्ट फेस्टिवल के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इतना सोचने के बाद मूर टेबल पर सीबू के लिए एक गिफ्ट रखते हुए कह रहा होता है, ये यांग हुई हाउस की ओर से अपॉलॉजी के लिए एक गिफ्ट है। हालांकि तुम माफी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमसे ये डिफरेंट वर्ड में कह रहा हूँ। ये गेम का शुरुआती दौर हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सीबू का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और सीबू अपने रूम के अंदर आते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यार आज का दिन सच में काफी ज्यादा लंबा था। अब ऑलमोस्ट डिनर टाइम भी हो गया है। तो सीबू को देखकर सीओ कह रही होती है, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? फिर सीबू कह रहा होता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सीओ कह रही होती है, अरे कोई बात नहीं, तुम इतनी भी देर से नहीं आए हो और हाँ मुझे अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर सीबू कह रहा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन? और इतना कहने के बाद सीबू बर्ड को देखते हुए कह रहा होता है, हाय सोलमेट, तुम कैसी हो? तो सीबू के इतना कहते हुए बर्ड सीबू पर अटैक कर देती है और ये देखकर सीओ कह रही होती है, आखिर तुम इतने डम कैसे हो सकते हो? ये ऑब्वियसली सोलमी नहीं है और हाँ अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सोलमी से इसके बारे में कुछ भी ना कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्ड उड़कर वहाँ से चली जाती है और सीओ सीबो से आगे कह रही होती है, जब वो छोटी थी तब से उसे पसंद नहीं आया कि मैगपाई होने के बावजूद उसके पास कोई व्हाइट फेदर नहीं है और इसलिए अगर तुम उससे इस बारे में कहोगे तो वो प्रोबेबली स्माइल करके इस बात को टाल देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे वो परेशान नहीं होगी। तो सीबो कह रहा होता है, यस मैम, मैं समझ गया। फिर सीओ आगे कह रही होती है, वैसे वो बर्ड सोलमी का मैसेंजर था। ऐसा लगता है कि वो सारी रात सिटी में घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है और हाँ लास्ट मंथ जो कुछ लोग मिसिंग हुए हैं उनके जो लास्ट लोकेशन हमें पता है उस पर हमने फोकस किया है। ये शायद प्रोबेबली उन फॉरेन डीमन की हंटिंग ग्राउंड है और आज रात हम उनमें से एक प्लेस पर नजर रखेंगे और हंटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ प्रेपरेशन करनी होगी। तो सीबो कह रहा होता है, मैं तैयार हूँ, बस तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। तो सीबो के इतना कहती सीओ उसे एक जोरदार पंच मार देती है। साथ ही कह रही होती है, देखो मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने परफेक्ट होस्ट होगे, पर देखो मैं यहाँ पर काफी शॉर्ट नोटिस पर आई हूँ और मैं कंप्लेन करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने वहाँ रहने दिया, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें अपने गेस्ट को ऐसे जिम सूट पहनकर रखना नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारे पसीने की बदबू आ रही हो। तुम इतने लंबे टाइम के लिए चले गए थे कि तुम मेरे पहनने के लिए कुछ लेकर आ रहे होगे। तो सीबो कह रहा होता है, लेकिन ये मेरी फेवरेट स्वेटशर्ट है। फिर सीओ कह रही होती है, तुम चुप हो जाओ, हम मेरे लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक मॉल दिखाया जाता है और इस मॉल के बाहर हम सीबो और सीओ को देखते हैं। साथ ही सीओ कह रही होती है, इस कंट्री का ये सबसे अच्छा मॉल है। तो सीबो कह रहा होता है, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, शायद कंट्री साइड में इससे बिगड़ शॉप्स हैं। फिर सीओ कह रही होती है, वैसे मुझे दाद देनी होगी, ह्यूमंस ने इतनी बड़ी चीज बिना डीमन मैजिक के बनाई है। और इसके साथ हमें बताया जा रहा होता है ये पहली बार था जब सीबू किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहा था, नहीं वो फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने जा रहा है। उसे फैशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आफ्टर ऑल वो एक टीनेजर था और वो हमेशा अपने अलाउंस बचा कर रखता था, लेकिन जो बात उसे रोक रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूसिन सीबू से कह रहा होता है, बस तुम कुछ भी खरीद लो। तो सीबू काफी सैड होते हुए कह रहा होता है, मैं अपना वेट लूज करने के बाद ही खरीदूंगा। तो ये याद करने के बाद सीबू मन ही मन कह रहा होता है, ये वो मोमेंट है जिसका मैं ड्रीम देखा करता था और अब मैं पूरा बेनिफिट लेने वाला हूँ। तो इतना सोचने के बाद सीबू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, चलो तुम कुछ भी ट्राई कर सकती हो और तुम जो भी खरीदना चाहती हो वो मेरी ओर से होगा। तो सीओ कह रही होती है, हाँ मैं जाने वाली थी, लेकिन
और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है जैसे कि पहले बताया गया था कि ये सीबू का डिपार्टमेंट स्टोर में फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसे स्टोर की नॉर्मल प्राइस रेंज काफी ज्यादा हाई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू प्राइस टैग देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ की सेल्स गर्ल काफी खुश होते हुए कह रही होती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम जैसा कोई पाकर काफी ज्यादा खुश होगी। और ये देखना आम बात नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड उसके लिए सब कुछ खरीद रहा है। तो ये सुनकर सीबू मन ही मन कह रहा होता है, अरे तुम सीरियस नहीं हो सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेल्स गर्ल सीओ की ड्रेस देखकर काफी खुश होते हुए कह रही होती है, ये तुम पर सच में काफी अच्छा लग रहा है। तो सीओ कह रही होती, हाँ ये उतना बुरा नहीं है। सीबू बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है। फिर सीबू सीओ को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, थैंक गॉड मैंने अपने डीमन कॉइन एक्सचेंज कर लिए हैं। और इतना सोचने के बाद सीबू कह रहा होता है, तुम सच में काफी अच्छी लग रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबू पेमेंट करने के बाद काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। साथ ही सीओ कह रही होती है, मैंने उस एम्प्लॉय से कहा जो स्वेटशर्ट मैंने पहनी थी वो उसे फेंक दे। तो ये सुनकर सीबू मन ही मन कह रहा होता है, सीबू बस तुम अपने आप को कूल रखो, मुझे सीओ से काफी कुछ सीखना है। और वैसे भी ये उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि मैं सबसे पहले डीमन कॉइन रिसीव करने में एबल हो सका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ कह रही होती है, चलो अब हम दूसरे स्टोर पर जाते हैं। तो ये सुनकर सीबू कह रहा होता है, क्या एक और स्टोर? फिर सीओ कह रही होती है, मैं कोई एक दिन की ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, मुझे एक से ज्यादा आउटफिट की जरूरत है। अरे हाँ तुम जरा यहाँ आओ और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। तो ये सुनकर सीबू अपने दोनों ही हाथ आगे बढ़ाता है। फिर सीओ सीबू के हाथ में कुछ डीमन कॉइन रखते हुए कह रही होती है, ये 10 डीमन कॉइन्स है, अगर ये इनफ नहीं है तो तुम मुझे बता देना। और हाँ चेंज तुम रख सकते हो। हाँ वैसे ही ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी देखभाल करने के पेमेंट के रूप में तुम इसे रख सकते हो। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक और स्टोर दिखाई जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सीओ एक और ड्रेस पहनने के बाद कह रही होती है, सीबू बताओ ये कैसा लग रहा है। तो सीबू भी काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद सीओ एक और ड्रेस ट्राई करती है और कह रही होती है, ये कैसा है। तो सीबू कह रहा होता है, ये तो और ज्यादा प्यारा है। फिर सीओ एक और ड्रेस ट्राई करने के बाद कह रही होती है, ये मुझ पर सूट नहीं कर रहा है। तो सीबू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सीबू के इतना कहते सीओ उसे पंच मारकर नीचे गिरा देती है। फिर सीबू कह रहा होता है, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। तो सीओ कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने शॉपिंग कर ली होती है। साथ ही सीबू कह रहा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। तो सीओ कह रही होती है, लेकिन किस बारे में। फिर सीबू कह रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आई हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े खरीदना देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या खरीदना था और तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो। तो सीओ कह रही होती है, इसके लिए सोलमी का थैंक यू। वो सोचती है कि मुझे ये स्टफ पसंद है और उसने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मैगजीन पढ़ने के लिए कहा है। खैर वो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। और इसके साथ सीओ मन ही मन कह रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इतना सोचने के बाद सीओ कह रही होती है, और मैं यहाँ पर हूँ इसका रीजन ये है। तो सीओ के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि एक लड़के का शोल्डर सीबू से टकरा जाता है। फिर वो लड़का सीबू से कह रहा होता है, ब्रो मुझे माफ करना। और साथ ही उस लड़की की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, अरे बेबी देखो तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ कह रही होती है, मैं तो सोच रही थी कि ऐसे सिर्फ तुम ही हो, लेकिन सारे ह्यूमन काफी इजीली डिफीटेड हो जाते हैं। तो ये सुनकर सीबू कह रहा होता है, क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर सीओ कह रही होती है, वो पर्सन तुमसे टकरा गया, फिर भी उस पर्सन ने सिर्फ अपना सर हिलाया, जैसे कि इतने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी ये बात मामूली है। जबकि उसके एटीट्यूड के लिए तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए था और एटलीस्ट उसे क्रश तो करना ही चाहिए था, ताकि फिर वो कभी तुम्हारी ओर ना देखे। तो ये सुनकर सीबू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सीओ कह रही होती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि ह्यूमंस के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन एक डीमन के रूप में इतनी इजीली डिफीट होना, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ऐसी चीजें तुम्हें काफी आसान शिकार बना देती हैं। तुम जैसी ऐसी चीजें समझ जाओगे तुम्हें स्ट्रांग समझा नहीं जाएगा, और अगर तुम जीत भी जाते हो तो सब इसे जैकपॉट की तरह देखेंगे। एक स्ट्रांग डीमन जो अटैक करते टाइम काफी कम डैमेज कैरी करता है, और हाँ मैं ये बेट लगा सकती हूँ
कि तुमने भी हेटे क्लैन को अपने ऊपर हावी होने दिया होगा। हाँ, ये है कि तुम जीत गए होगे, लेकिन तुमने उसे जिंदा ही जाने दिया। तो ये सुनकर सीबो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता है? फिर सीओ कह रही होती, आखिर ये चीज मुझे पता कैसे नहीं हो सकती है, मैं एक मील दूर से ही तुम्हें सेंस कर सकती हूँ। वहाँ काफी डीमन है जो वाटर स्टिंग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफी कम हैं जो इतना अनप्लेजेंट स्टैंड छोड़ते हो। तुमने सबसे यंगेस्ट फाइट की होगी और वो तुम्हारे लेवल के आसपास ही होगा। वो सच में एक रूट दिखने वाला बच्चा था जिसकी आईज में एक नेस्टी ग्लो था, है ना? तो ये सुनकर सीबो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, हाँ ऐसे ये क्या तुम उसे जानती हो? फिर सीओ कह रही होती, नहीं, लेकिन एक बार उसकी एल्डर सिस्टर से मैं टकरा गई थी। ये लगभग 2 दशक पहले की बात है। मेरे बारे में कुछ रूमर्स फैल रहे थे। उसने राइवलरी या कुछ और फीलिंग सेंस कर दिए फाइट शुरू कर दी, जबकि वो मुझसे 100 ईयर बड़ी थी। तो ये सुनकर सीबो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुमने सच में उससे फाइट की? फिर सीओ कह रही होती, हाँ, लेकिन मुझे उससे पूछना चाहिए था कि क्या मैं जीत गई हूँ। खैर, मुझे लगता है कि ये पूछने लायक भी नहीं है। मैंने उसे पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। फिर मैंने उससे कहा कि उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो दोबारा मेरे सामने ना आए या कभी भी मेरी ओर देखे, और उसके बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। लेकिन सोलमी के अकॉर्डिंग वो काफी बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो मुझसे रिवेंज लेगी। खैर, मेरा कहना ये है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को क्रैश करना होगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम रातों रात डीमन की तरह सोच नहीं सकते हो, लेकिन अगर तुम वायलेंस का यूज करने जा रहे हो तो तुम्हें ये सही तरीके से करना होगा। यही ओनली वन वे है जिससे तुम फ्यूचर में कम वायलेंस यूज कर सकते हो। तो सीबो कह रहा होता है, यस मैम, मैं समझ गया। फिर सीओ आगे कह रही होती है, लेकिन तुम ये मेक श्योर करना कि तुम यहाँ मिलने वालों को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये सुनकर सीबो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ के? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस पहले वाले कपल को देखते हैं और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खींच कर ले जाते हुए कह रही होती है, अरे जल्दी करो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम देर से पहुंचे तो हमें वेट करना होगा। इसके लिए मैंने पूरा 1 वीक वेट किया है। और इतना कहने के बाद वो लड़की जैसी पीछे देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड सडनली गायब हो गया होता है। और ये चीज देखने के बाद वो लड़की काफी घबराते हुए कह रही होती है, अरे तुम कहाँ चले गए? सीरियसली, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? इसके बाद हम वहीं पर एक डीमन को देखते हैं जो उस लड़के को खाने के बाद कह रही होती है, 20s के लड़कों को चबाना काफी इजी होता है, लेकिन इनका टेस्ट सच में काफी टेरेबल है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे उस लड़की को खाना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा हैरान होते हुए उस डीमन की ओर देख रहा होता है। तो वो डीमन भी उस बच्चे को नोटिस कर लेती है और सडनली अपने मुंह से उस लड़के के ग्लासेस बाहर निकालती है जिसे उसने खाया था। और ये चीज देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन के पास एक पर्सन आता है और कह रहा होता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो डीमन कह रही होती है, मुझे बेसमेंट और तुम्हें ग्राउंड फ्लोर मिलेगा। तुम ही हो जिसने हंटिंग ग्राउंड के बीच एक लाइन खींची है, और अगर मैं इसे क्रॉस करती हूँ तो तुम मुझे मारने के लिए तैयार बैठे हो। तुम सिबलिंग्स एक दूसरे के काफी क्लोज थे, क्या तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, इस कंट्री के डीमंस यही हैं और वो प्रोबेबली हमारे ट्रेसेस रीड कर लेते हैं। फिर वो डीमन कह रही होती है, खैर ऐसा नहीं है कि हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वैसे मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर ने हमसे कहा था कि कंट्री के डीमन से फाइट मत करना। तो वो पर्सन कह रहा होता है, इस टर्म का यूज हंगामा पैदा करने के लिए किया नहीं गया था। अदर वर्ड्स में, अगर हम शांति से काम करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा हंट शुरू हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ हवा ही मिली है। कोरिया के डीमंस काफी ज्यादा वीक है। वो इतने ज्यादा इडियट हैं कि वो अपने बैकयार्ड की लिव स्टॉक को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी वजह से पीछे हटना तो बेवकूफी होगी। तो मैंने और मेरे सिबलिंग ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हम वैसे भी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ रहने का रिस्क उठा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ह्यूमंस को खाना जरूरी नहीं है। और हाँ, तुम भी इसमें हमारे साथ हो, तो तुम भी हमारे साथ खाने जा रही हो। यहाँ पर 2 कोरियन डीमंस हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीबो को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए सीओ से कह रहा होता है, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तो सीओ कह रही होती है, मैंने गेस किया, लेकिन सोलमी की इन्फॉर्मेशन ने मुझे ये भी बताया कि ये वो स्टोर है जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमंस गायब हुए हैं। और जब हम शॉपिंग कर रहे थे मैंने जानबूझकर अपनी एनर्जी बिखेर दी। खैर, वैसे तो मेरी एनर्जी फील करने के बाद उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन वो भागने के बजाय हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो बस अब हमें भी उन्हें सिखाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन कह रहा होता है, हमें कोरिया के डीमन को दिखाना होगा कि ये सिटी हमारा हंटिंग ग्राउंड है। तो सीओ कह रही होती है, हमें उन्हें दिखाना होगा
कि उन्होंने गलत लोगों के साथ खिलवाड़ किया है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है इस एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने का रीजन ये नहीं है कि ये सियोल का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। यहाँ पर 3 सबवे लाइन है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। साथ ही यहाँ पर एक बस टर्मिनल भी है जो सोल को कंट्री साइड से कनेक्ट करती है। इन 3 फैक्टर्स के साथ ये सोल का सेंटर बन गया है, इसलिए यहाँ पर हजारों लोग आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियो कह रही होती है ये प्लेस सिविलियंस के लिए परफेक्ट है जहाँ पर लोगों के मिसिंग होने का पता नहीं चलता है। तो ये सुनकर सीबो हैरान होते हुए कह रहा होता है सिक्योरिटी कैमरा और लोगों को अवॉइड करना नहीं, यहाँ तक कि किसी ब्लाइंड स्पॉट के बिना भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी सडनली इस क्राउड में गायब हो जाए तो लोग या तो ये कहेंगे कि उन्होंने गलत देखा या फिर सोचेंगे कि वो पर्सन कहीं और चला गया। फिर सीओ कह रही होती है मैं इस प्लेस के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने जो एनर्जी छोड़ी है उसके बेस पर 4 डीमंस होने चाहिए। प्रोबेबली उनने हंटिंग करने के लिए टेरिटरीज को इस तरह डिवाइड किया होगा। डिपार्टमेंट स्टोर में 2 डीमंस और टर्मिनल में 1 और सबवे में 1, लेकिन मुझे ठीक से नहीं मालूम कि वो किस स्पीसीज के होंगे। फिर सीबो कह रहा होता है अच्छा 4 डीमंस, क्या हमें इसकी रिपोर्ट जज को करनी चाहिए? हम सिर्फ 2 हैं और हमें उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। फिर सीओ कह रही होती है शायद ये डिफरेंट सिचुएशन में एक अच्छा प्लान होता, लेकिन हम उस केस में फाइट नहीं कर पाएंगे। वो जो भी कर रहे हैं उसमें वो हमें उलझाने वाले हैं। वो लोग जानते हैं कि हम उन्हें पकड़ने आए हैं और फिर भी वो भागने वाले नहीं हैं। वैसे अगर मैं ये सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर कोई और पर्सन पिक्चर में आता है तो उन्होंने इसके लिए पहले से ही एक काउंटर मिशन तैयार कर रखा है। वो प्रोबेबली भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें हमारा ही लॉस है। हमें कुछ भी करके उन्हें पकड़ना होगा, लेकिन ये भी है कि हमें उनके अपोज लॉ को फॉलो करना होगा। हम उन्हें उतनी बेरहमी से चेंज नहीं कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। हमें जो भी करना है ह्यूमंस को हर्ट किए बिना करना होगा। खैर ये बात तो है कि वो लोग इसी चीज का हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे, और हाँ जो भी हो जाए फाइट बिल्डिंग के अंदर होनी नहीं चाहिए। जज मैंगटे ने इसे टेस्ट के रूप में यूं ही असाइन नहीं किया है। खैर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो जब तक वो वाइल्ड होकर पहले हम पर अटैक नहीं करते हैं तो तब तक हमें भी शांत रहना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये सब सुनने के बाद सीबू अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है हम सब वे टर्मिनल तक जा नहीं सकते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड है, और जहाँ तक डिपार्टमेंट स्टोर की बात है वो जल्द ही क्लोज होने वाला है। फिर सीओ कह रही होती लेकिन एम्प्लॉय अभी भी यही रहेंगे और इतने कम लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।